नमस्कार दोस्तों। जनरल साइंस के सेट 3 में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बीपीएससी के शिक्षक बहाली प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे। बीपीएससी के आगामी परीक्षा की दृष्टि से ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऐसे प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, बादलों की गरज सुनाई देने के पहले ही बिजली की चमक दिखाई पड़ती है क्योंकि? सही उत्तर है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वहीं ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है और बिजली की चमक पहले दिखाई देती है। अगर प्रकाश की गति को देखें, प्रकाश की गति को, तो यह निर्वात में अधिक होती है, सबसे अधिक होती है तुलना में वायु के, और वायु में अधिक होती है तुलना में तरल के, और तरल में अधिक होती है तुलना ठोस के। मतलब सबसे अधिक जो इसकी गति है वो निर्वात में है और सबसे कम गति जो है ठोस में है। वहीं ध्वनि की गति को देखें तो ध्वनि की गति सबसे अधिक जो होती है ठोस में, इसकी तुलना में तरल के, और तरल में अधिक होती है वह गैस के। मतलब सबसे अधिक जो है ठोस में और सबसे कम गैस में। और निर्वात में अगर देखें ध्वनि की गति तो वो शून्य होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं, पास्चुराइजेशन का अर्थ है। तो सही उत्तर है 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें जो दूध है उसको 62 डिग्री सेल्सियस पे, कहीं कहीं 63 डिग्री सेल्सियस भी दिया जाता है, पर उसको निश्चित समय तक यानी 30 मिनट तक जो है इसको गर्म किया जाता है और उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस पे इसे ठंडा किया जाता है। इस क्रिया में जो है, इस प्रक्रिया में जो है जीवाणु, जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणु है वह नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है। तो सही उत्तर है जल। प्रकाश संश्लेषण में दो क्रिया में अपचय और अपचय होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। ये जो जल है, जल जो है ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन बनाता है, जल H2O, यह ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन का निर्माण करता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनकर यह शर्करा का बनाता है, C6H12O6 का निर्माण करता है। यह ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अगला प्रश्न है, दिन रात होती है। तो दिन रात जो होती है वह पृथ्वी के घूमने से दिन रात होती है। पृथ्वी अपने कक्ष पे, धुरी पे जो है वह घूर्णन करती है, जिससे दिन रात का बदलना होता है, और यह पृथ्वी का परिक्रमण करती है, अपने कक्ष पे परिक्रमण करती है, तो जिससे यह मौसम का बदलना होता है। तो पृथ्वी एक ही साथ दो क्रिया करती है, घूर्णन भी करती है और परिक्रमण भी करती है। घूर्णन करने से दिन रात बना, दिन रात का बदलना हुआ, और परिक्रमण करने से मौसम का बदलना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप में जोड़ती है? तो ग्रेफाइट जो है वह बिजली को ठोस रूप में जोड़ती है। ग्रेफाइट को अगर देखें तो यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो ग्रेफाइट है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की रहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है। इसे ब्लैक लीड भी कहते हैं, ब्लैक लीड भी कहा जाता है, काला शीशा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। सेडिमेंटेशन दर को बढ़ाने के लिए में फिटकरी का मिलाया जाता है, क्योंकि फिटकरी जो है एंटी बैक्टीरियल या गुण होता है फिटकरी में, इसलिए गंदगी को दूर करने के लिए, खासकर पानी की गंदगी को दूर करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव की खोज की थी। तो सही उत्तर है बैक्बेरेल ने इसकी खोज की थी। ऐसे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करे रेडियो एक्टिव कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। और इससे निकलने वाली जो रे है इसको रेडियो एक्टिव रे कहते हैं, एक्टिव रे कहते हैं। इसकी खोज जो है 1896 ईस्वी में इसकी खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। हेनरी
बैक रेल ने की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सही उत्तर है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो सही उत्तर है परमाणविक संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उस तत्व के जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। तो यह परमाणु संख्या जो हुआ वह हमेशा पूर्ण संख्या में ही रहता है। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण को का नाम है। तो सही उत्तर है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यह शरीर के अंदर पहुंचकर ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम है शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना। खून में यह हीमोग्लोबिन मिलकर और पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो यह हीमोग्लोबिन के लेवल को कम कर देता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल हीमोग्लोबिन मिलकर यह ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि जिस व्यक्ति में यह लेवल ऑक्सीजन का लेवल कम होने से बेहोशी आने लगती है और इंसान की मौत भी हो जाती है। अगला प्रश्न है जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरा बर्फ गल जाएगा तब। तो इसके जल स्तर समान रहेगा, कोई स्तर में बदलाव नहीं होगा, बदलाव स्तर में नहीं होगा। जो कि बर्फ का जो घनत्व है पानी की तुलना में कम होता है। अगर बर्फ के हम घनत्व को देखें तो पानी के एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और यह इसका जो पानी में अगर यह तैरता ही रहता है, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है घनत्व वह पानी की तुलना में कम होता है, लेकिन आयतन अधिक होता है। लेकिन जब यह पिघलेगा तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा और आयतन कम हो जाएगा। यही कारण है कि बर्फ जब पिघलने के बाद पानी का लेवल एक समान बना रहता है। अगला प्रश्न है तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अधिक फैलती है? तो सबसे अधिक फैलती है गैस है। गैस का जो मॉलिक्यूल है जब तापमान बढ़ेगा तो इसका मॉलिक्यूल फैलेगा और यह अधिक फैलता है। अगला प्रश्न है श्रृंगार मेज में जो है किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे श्रृंगार मेज में समतल दर्पण का शीशा इस्तेमाल किया जाता है। समतल दर्पण की एक विशेषता है कि इसमें जो बीम बनता है वह इसके जो बीम बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा तो वह दर्पण के पीछे बनेगा और समान दूरी पर बनेगा और उसकी ऊंचाई एकदम समान रहेगी। इसकी ऊंचाई भी देखें तो समान रहेगी। यह दर्पण बना दिया गया है और इसका बीम बन रहा है, तो इसका समान दूरी पे बना, इसका दर्पण के पीछे बना, आभासी और सीधा प्रतिबिंब भी बनता है। इसलिए इस समतल दर्पण का इस्तेमाल जो श्रृंगार मेज में या चेहरे देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सही उत्तर है नियोन भरी जाती है। नियोन एक गैस है जो हीलियम के बाद दूसरी सबसे हल्की नोबेल गैस है। यह हीलियम के बाद जो है दूसरी सबसे जो हल्की नोबेल गैस है। इसका इस्तेमाल जो है अधिकतर विज्ञापन बोर्ड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाल रोशनी देने वाले नियोन लैंप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? तो इसमें इसका उत्तर हुआ हीरा मिश्रण नहीं है। हालांकि इस प्रश्न को कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। यह चीनी, साधारण नमक और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये सारे के सारे यौगिक है और हीरा जो है एक तत्व है। इसमें मिश्रण कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि यह प्रश्न पूछा गया है और ऑप्शन के हिसाब से सबसे नजदीक जो है हीरा ही है। चीनी में भी एक से अधिक है, नमक में भी एक से अधिक तत्वों को मिलाया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी एक से अधिक तत्व को मिलाया गया है निश्चित मात्रा में। लेकिन हीरा एक अपने आप में एक अकेला है, इसमें शुद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार का एक ही परमाणु से मिलकर बना है। इसलिए यह प्रश्न जो है काफी उलझाने वाले प्रश्न है, लेकिन इसके उत्तर जो है हीरा ही होगा। अगला प्रश्न है एक संतुलित रसायन समीकरण अनुरूप होता है? तो सही उत्तर है पिंड संरक्षण के नियमों के। अगला प्रश्न है फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है पुष्प रचना जिसे खाया जाता है। फूल गोभी का एक फल है, खाया जाता है। अगला प्रश्न है कपास के रेशे मिलते हैं? तो सही उत्तर है बीज से।
बीज से कपास के रेशे मिलते हैं। अगला प्रश्न है एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो एंजाइम अनुपस्थित होता है, यह वायरस में एंजाइम अनुपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है तिलचट्टा के मुंह का भाग उपयुक्त होता है। सही उत्तर है काटने के लिए जो उसको तिलचट्टा का जो अगला भाग होता है वह मुंह बना है उसको काटने के लिए। अगला प्रश्न है विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय जाता है। तो सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन को। चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द origin ऑफ स्पीसीज। इसमें उन्होंने सर्वप्रथम मानव जाति के विकास का क्रम सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। यही सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत कहलाया। यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखी। इसी सिद्धांत से आधुनिक जीव विज्ञान की नींव भी रखी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोत्तम गुणांक होता है। तो सही उत्तर है इस्पात। अगला प्रश्न है गैस समीकरण PV = RT में V का अर्थ किसके आयतन से है। तो सही उत्तर इसका जो है एक मोल जो है एक मोल गैस के। अगला प्रश्न है बाह्य कर्ण लक्षण होते हैं। तो यह स्तनपायी में है। जो बाहरी कान का जो लक्षण होता है कान का उसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। यह स्तनपायी में है, उभयचर में भी नहीं है, सरीसृप में भी नहीं है और मछली में भी नहीं है, यह स्तनपायी में ही है। अगला प्रश्न है समान तापक्रम एवं दाब की स्थिति में सभी गैस की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन कहा गया था। तो यह कथन कहा गया था एवोगाद्रो द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला प्रश्न है किसी उपकरण की लघुत्तम गुणन इकाई हो सकती है। तो इसमें उत्तर सही सभी उपयुक्त में सही होगा। 1 सेकेंड भी सही उत्तर है, 1 मिलीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, सारे उत्तर। तो इसमें से सही जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है स्प्रिंग बैलेंस यानी तुला पर एक बाल्टी पानी लंबित है। यदि लोहे का एक टुकड़ा जो रस्सी से लंबित है बिना बाल्टी का किनारा अथवा तल स्पर्श किए पानी में डूब जाता है, स्प्रिंग बैलेंस यानी तुला पर रीडिंग का प्रभाव कैसा होगा। तो इसमें जो रीडिंग का प्रभाव होगा वह वजन जो है अधिक दिखाएगा, वह बैलेंस तुला अधिक वजन दर्शाएगा। अब कैसे, अगर आप देखें तो एक तुला लें, एक स्प्रिंग तुला को हम लटका देते हैं और स्प्रिंग तुला में एक बाल्टी लटकाया जाता है। एक बाल्टी को लटका दिया जाता है। इस बाल्टी में जल भरा हुआ है, जल रखा गया है और इसमें एक तल लोहे का टुकड़ा पानी में डुबो दिया जाता है। लोहे का टुकड़ा, अगर जब लोहे का टुकड़ा बाल्टी के पानी में लटकाया जाता है तो उत्प्लावन के कारण उसमें जो भार है, भार में आभासी कमी आ जाती है। या उत्प्लावन हुआ और इसमें आभासी कमी आ गया और जिसके कारण क्या हुआ, क्योंकि तुला से यह नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें जो पठन कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें इसके भार में चूंकि कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब इसके उत्प्लावन डाउन होता है, इसके विपरीत उत्प्लावन प्रतिक्रिया बल जो लगता है नीचे की ओर इस बाल्टी के तल में, जिससे क्या होता है कि बाल्टी तुला से लटका हुआ है और यही कारण है कि इस तुला पे जो पाठन होगा, जो दिखा होगा, इस पे रीडिंग किया जाएगा वह बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाई मैटर से जुड़ी होती है। तो इसको जो इसका किया गया था वह एस्टोनी ने किया था। इसका जॉन एस्टोनी एक थे जो आयरिश से भौतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसका अवधारणा व्यक्त किया था। अगला प्रश्न है अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद है। तो इसका अंतिम उत्पाद है इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है भारत टिड्डे दल अंडे देते हैं या प्रजनन करती है, कहाँ है। तो सही उत्तर है राजस्थान। आमतौर पर जुलाई अक्टूबर के महीने में इन्हीं
इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसी जो टिड्डे होते हैं इसे आसानी से देखा जाता है क्योंकि यह गर्मी और बारिश के मौसम में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। एक अच्छी बारिश और की परिस्थिति और अनुकूल होने की स्थिति में यह तेज़ी से प्रजनन करते हैं और इसकी जो प्रजनन करने की क्षमता है, जो अपनी प्रजनन करने की क्षमता, वह 3 महीने के अंदर 20 गुने हो जाते हैं, अपनी संख्या के 20 गुने हो जाते हैं। और अकेले एक जो रेगिस्तानी टिड्डा है वह 80 का अगर जीवन काल है, 80 से 90 दिन का ये जीवन काल है, तो उसके अंदर वह कम से कम 60 से 80 अंडे दे देते हैं। और यही वजह है कि मात्र 3 महीने के अंदर इसकी जो संख्या है वो 20 गुनी बढ़ जाती है, 20 गुनी तक बढ़ जाती है। इस प्रकार सेट जो 3 हुआ, इसमें कुल 30 क्वेश्चन शामिल किए गए। ये 30 के 30 क्वेश्चन जो है बीपीएससी के जो शिक्षक बहाली हुई थी उस प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे और महत्वपूर्ण है। ऐसे ही वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।